अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम आ रही है। बस अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वैसे ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन हम वेट कर लेते हैं बस एक दो मिनट का और, ताकि किसी ने अगर ज्वाइन करना तो कर लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो नहीं जी, ठीक है, आप हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हमने लास्ट जो किया था वो 99 MCQs किया था, जिसमें B12 की हमने डेफिशिएंसी के साथ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स पढ़े थे। ठीक है। कल तक की उसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि कल हमने काफी हद तक का क्वेश्चन कवर किया था, और आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो उसमें किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं 101 से। ठीक है। क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ क्रिसमस फैक्टर। तो जो क्रिसमस फैक्टर होता है वो हीमोफीलिया की ही टाइप होती है। जो हीमोफीलिया बी होता है उसको हम क्रिसमस फैक्टर कह रहे होते हैं। ठीक है। तो ये इससे ही हीमोफीलिया की टाइप है। तो इंक्रीज एपीटीटी जो है वो आप हीमोफीलिया में पढ़ते हैं। इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम एंड एपीटीटी अगर दोनों पढ़े हो तो वो हम किस में पढ़ते हैं? वन विल फैक्टर। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है आज। अभी बताइएगा, क्लियर है आवाज? जी मैम, थोड़ी बेहतर हुई है पहले से। अच्छा ठीक है, सही है। ओके। ओके। डॉक्टर इकरा, इट्स पेज नंबर 506 एंड क्वेश्चन नंबर 101 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 जो है ये रिपीट है, जिसमें सर्कमसिजन और एपीटीटी का पूछा हुआ है। तो आपको ये हेमोफीलिया का मैंने बताया था, एज इट इज एक्स लिंक रिसेसिव। तो फिर इसमें मेल्स की प्रेजेंटेशन आती है। 103 104 रिपीट है। 105 नेचुरल एंटी थ्रोम्बोटिक। तो हमेशा याद रखना है, जब एंटी थ्रोम्बोटिक की बात करेगा तो किसकी बात करेगा? हेपरिन। क्योंकि हेपरिन एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन को। ठीक है। ठीक है। हेपरिन एक्टिवेट क्या करता है? एंटी थ्रोम्बिन को। और इनहिबिट किसको करता है? फैक्टर 10 को। ठीक है। फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है हेपरिन, और एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन को। इसीलिए एंटी कोआगुलेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा जो नेचुरल थ्रोम्बोलिटिक है वो कौन सा है? प्लाज्मिनोजन। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखने हैं। जो एंटी थ्रोम्बोटिक है, ठीक है, जो थ्रोम्बस नहीं बनने दे रहा, एंटी कोआगुलेंट है जो कि कोआगुलेशन नहीं होने दे रहा, वो कौन सा है? हेपरिन। लेकिन थ्रोम्बोलिटिक है जो, वो है प्लाज्मिनोजन। ठीक है। 106 थ्रोम्बिन कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन टू द फिब्रिन रिलीज फाइब्रिनोपेप्टाइड। तो ये मैंने कल भी बताया था कि जब कोलेजन, वो जब क्लॉटिंग हो रही होती है तो वो हमारे पास क्या होता है कि फाइब्रिनोजिन होता है जो कि वो सारा कुछ बना रहा होता है। लेकिन जब वो ब्रेक डाउन हो रही होती है फाइब्रिनोजन टू फिब्रिन, तो फाइब्रिनोपेप्टाइड्स वगैरह रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जब डीआईसी की सिचुएशन होती है तो उसके अंदर भी हमारे पास एफडीपी, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स फिर आने लग जाते हैं। ठीक है। तो जब कन्वर्टिंग हो रही होती है फाइब्रिनोजन टू फिब्रिन, तो फाइब्रिनोपेप्टाइड जो है वो रिलीज करता है। 107 चाइल्ड प्रेजेंट विद एपिस्टेक्सिस एंड ब्लीडिंग एंड हैविंग हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन के साथ प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो, और लार्ज मेगा कैरियोसाइट, हाइपर प्लास्टिक या हाइपर प्लेजिया मेगा कैरियोसाइट्स, इस तरह लिखे हो ऑप्शन, तो उसके अंदर आईटीपी आएगा। हाँ जी, वेरी गुड डॉक्टर नवीना। अच्छा, उसके बाद है
जी डॉक्टर करीम, थैंक यू। 109, a young girl with a history of gum bleed and menorrhagia, her peripheral blood may show large platelets and platelet count। सेम वही बात बार बार कर रहा है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि प्लेटलेट काउंट 1,20,000 है। तो हमेशा याद रखना, जो 50,000 से नीचे मोस्टली आएगा वेरी लो, जो चला जाएगा वो आईटीपी में आएगा। लेकिन जो 80,000 अबव, 50,000 अबव ज्यादातर आएंगी, वो आएंगी आपके पास बर्नार्ड सोलियर की। ठीक है, ये कल भी पूछा था किसी ने। हाँ, बर्नार्ड सोलियर वीक प्लेटलेट्स विद लार्ज नंबर, मतलब कि नॉट वेरी लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होंगे तो दैट इज द वर्ड इज, अगर वो थोड़े होंगे तो आईटीपी। आईटीबी। यस एग्जैक्टली, आई। अच्छा, 111, जो मैं छोड़ रही हूँ बीच में से, आप लोगों को पता है वो रिपीट है, ठीक है ना। तो 111 परसेंटेज ऑफ ओ ब्लड ग्रुप 47% होती है। फिर इस तरह आता है कि कॉजियंस में जो है वो परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप कितनी है, तो वो सेम यही 47%। इसके डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज को दे देते हैं। 112, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परनिशियस एनीमिया इज व्हाट? ऑटोइम्यून एट्रोफी। आपको पता है कि परनिशियस एनीमिया में क्या होता है, किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं? कल हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया था परनिशियस एनीमिया। इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, जो इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज होती है, इसीलिए इसे ऑटोइम्यून एट्रोफिक गास्ट्राइटिस भी कहा जाता है। ठीक है जी, वेरी गुड डॉक्टर मुसन्ना। 113, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन एक्सरे, व्हाट इज द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट? तो याद रखना है कि जो थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हेयर ऑन एंड अपीयरेंस आती है। ठीक है, एक्सरेज पे, तो ये स्कल पे ऊपर अपीयरेंस आ रही होती है, ठीक है, एक्सरे पे। तो आप अगर ये वैसे गूगल भी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कल की जो पेरेंट्स एक्सरे की आ रही होती है उसमें ऐसे छोटे 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 बाल ऐसे लग रहा होता है कि हैं। तो हेयर ऑन एंड पेरेंट्स जो स्कल की आ रही होती है एक्सरे पे, दैट इज प्रेजेंट इन थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिक पेशेंट में उसमें हम क्या करते हैं, एचपी इलेक्ट्रोफिरोसिस करते हैं। ठीक है क्या? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस? तो ये मल्टीपल टाइम हम पहले भी कर चुके हैं, जेनेटिक्स में भी कर चुके हैं। तो हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस के, अब यहाँ पे हम हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस में होता क्या है कि इसमें मेम्ब्रेन डिफेक्ट होती है। किसमें? बोन मैरो बायोप्सी। जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें हम एचबी इलेक्ट्रोफिरोसिस करते हैं ना, उसमें बोन मैरो बायोप्सी तो नहीं करते। थैलेसीमिया का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो हमारे पास एचपी इलेक्ट्रोफिरोसिस है। बोन मेरो बायोप्सिस हम 113 उसी में ही बता रही हूँ कि बोन मेरो बायोप्सी हम किसमें करते हैं, ल्यूकीमियाज में या ए प्लास्टिक एनीमिया में, जहाँ पे हमारे पास पैन साइटोपिनियाज हैं, या हमने जो लिम्फोइड या माइलॉइड लीनिएज को देखना है, वहां हम बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। ठीक है, लेकिन थैलेसीमिया में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की कन्वर्जन का मसला और होता है, बीटा चेन का प्रॉब्लम आ रहा होता है, या बाज दफा अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन का प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो वहां पे बोन मैरो बायोप्सी का क्या फायदा हो, थैलेसीमिया। ठीक है, समझ आइए बात की कि थैलेसीमिया में तो कोई फायदा नहीं है बोन मैरो बायोप्सी का, उसमें एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है और उसमें हेयर ऑन एक्सपीरियंस आती है एक्सरे। अच्छा, 115 हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटरी सेप्टोसाइटोसिस को। हेरिडिटरी सेप्टोसाइटोसिस में ये है कि आपकी जो नॉर्मल मेम्ब्रेन है आरबीसीज की, दैट इज मेंटेन्ड बाय द प्रोटीन दैट इज स्पेक्ट्रिन। ठीक है, तो स्पेक्ट्रिन जो है, जी, अच्छा, जो स्पेक्ट्रिन है वो मेंटेन कर रही है एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो जब स्पेक्ट्रिन की डिफॉर्मिटी होती है तो हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सेफ्रोसाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसे हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। अब हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस इटसेल्फ क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। और इसके अंदर टेस्ट कौन कौन से करते हैं, मल्टीपल एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। किसी में आप देखेंगे आरबीसी सर्वाइवल स्टडी, किसी में आप देखेंगे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ठीक है, और किसी में साइटोस्केलेटल डिफॉर्मिटी के साथ टेस्ट जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो तीनों चारों चीजें हेरिडिटरी सेफलोसाइटोसिस से ही रिलेटेड है। तो किसी एमसीक्यूज में अगर आपको आरबीसी स्केलेटल डिफेक्ट की आ जाए, या आ जाए कि साइटोस्केलेटल डिफॉर्मिटी है, या फिर आपका आ जाए कि
उसके ऑस्मोलिटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी क्यों होगा, क्योंकि जब मेम्ब्रेन ही सही नहीं बननी, स्पेक्ट्रिन का डिफेक्ट है, तो उसमें फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट भी होते हैं इसके अंदर। मेम्ब्रेन ही क्योंकि स्पेक्ट्रिन की वजह से सही नहीं है, तो स्टेबिलिटी टेस्ट हम उसमें करते हैं कि मेम्ब्रेन ठीक है या नहीं। तो हेरिडिटी सेफलोसाइटोसिस है, ये मल्टीपल जो है वो नाम से टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 116, अ बॉय हैड अ फिंगर कट ब्लीडिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हेमोस्टेटिक रिस्पांस टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। तो क्या होगा, सबसे पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी उस जगह पे। ठीक है, और जब भी कभी ब्लीडिंग होगी तो सबसे पहले हिस्टामिन रिलीज होगी, दैट कॉजेज द वेसोकंस्ट्रिक्शन। और वेसोकंस्ट्रिक्शन इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि ब्लीडिंग स्टॉप करे। 117, यंगर फॉर 18 year age with a malaise and weight loss from last 6 months on pelvis smear blast cells is present in splenomegaly। तो यंग गर्ल आपने हमेशा याद रखना है। एक तो यंग पेशेंट्स एएलएल वाले पेशेंट में होता है, दूसरा ब्लास्ट सेल्स एएमएल और एएलएल में दोनों में आ रहे होते हैं। तो जो यंग पेशेंट में ज्यादातर प्रेजेंटेशन होती है वो एएलएल की होती है। ठीक है, वेरी यंग पेशेंट लिखा हो या यंग पेशेंट लिखा हो तो वो एएलएल की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक मिनट। Okay. 118, DIC is most common presentation of what, AML। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी AML के साथ आएगा तो वो DIC के अंदर हमारे पास AML की मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन आती है। ठीक है, उसके बाद 122, a pregnant lady come to the clinic, her HB level was 12, after 2 months her HB level is 10, तो what is the cause, तो हीम डिल्यूशन। ये हमने पहले भी किया था कि जब भी प्रेगनेंसी होती है दैट कॉजेज द फिजोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, तो प्लाज्मा भी बढ़ता है और आरबीसी भी बढ़ते हैं, लेकिन प्लाज्मा ज्यादा बढ़ने की वजह से उसको हम फिजोलॉजिकल एनीमिया एक तो कह रहे होते हैं, और दूसरा उसको हीम डिल्यूशन उसमें हो जाती है क्योंकि प्लाज्मा ज्यादा होता है। ठीक है, सही है, समझ आ गई इस बात की। उसके बाद है 124 MCQs। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, लिंक अच्छा, उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 124, प्रेग्नेंट लेडी विद पोलियोनिकियास, ब्लड पिक्चर शोज व्हाट। तो डिक्रीज, तो याद रखना है कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं उसमें कोलियोनिकियाज होते हैं। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज में तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है, तो एमसीवी और एमसीएच कम होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ठीक है, उसके बाद है 126 MCQs, true about monocyte is what developed from the same precursor of neutrophil। तो कल हमने lineages पढ़े थे, माइलाइड एंड लिम्फोइड lineage। तो मोनोसाइट भी आपको पता है माइलाइड lineage से आ रहा होता है, और सेम प्रिकर्सर न्यूट्रोफिल्स की तरह जैसा प्रिकर्सर है। ठीक है, मैंने ग्रुप में पिक्चर भी शेयर की हुई है। 128, आरबीसी ब्रेकडाउन will result in what, decrease of iron which can be release of iron which can be reutilized। ठीक है, तो जब भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो जाहिर है आयरन जो है दैट इज द हीमोग्लोबिन का पार्ट भी होता है। ठीक है, तो वो रिलीज हो जाएगी जो रीयूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, बाद अच्छा, उसके बाद है एमसीक्यूज 134, शेप ऑफ आरबीसी इज मेंटेन थ्रू, शेप ऑफ आरबीसी इज मेंटेन थ्रू स्पेक्ट्रिन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो आरबीसी की शेप है, मेम्ब्रेन जो मेंटेन रहती है दैट इज थ्रू द स्पेक्ट्रिन। ठीक है, और अगर स्पेक्ट्रिन डैमेज होगी तो कौन सी डिजीज होगी,
hereditary Heredity spherocytosis. is called. Okay. 135 in sickle cell anemia, RBCs are spherical shape due to defect in what? Cytoskeleton. देखिए क्या? Cytoskeleton, membrane deformity, cytoskeleton deformity, ये सारी चीजें जो हैं वो आरबीसीज की, तो उसकी फॉर्म की बात करें कि जब ये सब कुछ डैमेज होगा तो क्या होगा? स्फेरोसाइटोसिस होगा, या सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर स्फेरिकल शेप आ रहे हैं। 136 in the case of thalassemia major word increased iron। तो थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है कि आयरन और फेरेटिन इंक्रीज होते हैं और टीआईबीसी कम होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? फेरेटिन कम होता है उसमें। सब आय- चीजें कम होती है, बस टीआईबीसी ज्यादा होती है। हाँ, टीआईबीसी ज्यादा होता है। थैलेसीमिया में क्या होता है? आयरन फेरेटिन ज्यादा हो जाते हैं, टीआईबीसी कम हो जाता है। सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? मैम ये वैसे तो थैलेसीमिया मेजर में ये हेमोलिसिस ज्यादा होती है ना, मतलब ब्रेकडाउन जो है आरबीसी की। तो ये इसका कंसेप्ट जरा बता दो कि आयरन क्यों मतलब ज्यादा वो होगा, एज आरबीसी एक्सेसिवली ब्रेकडाउन हो रही है, और वो जो वेसल्स जो है उसमें भी मैडम ब्रेकडाउन होता है, जो बुक में हमने पढ़ा हुआ है। सॉरी, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आया, आप रिपीट कर देंगे प्लीज, मैंने शुरू से नहीं सुना आपने क्या कहा है। मैडम थैलेसीमिया में पूछ रहा था कि ये मतलब एक्सेसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड है कि नहीं, क्योंकि वैसे भी हेमोलिसिस मैडम ज्यादा होती है उसमें आरबीसी की थैलेसीमिया जो में। आयरन थैलेसीमिया में आयरन ओवरलोड होता है ना, वो एक्सेसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्सेसिव ट्रांसफ्यूजन की जाती है जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो जाता है। इसलिए जब भी किसी पेशेंट में आयरन ओवरलोड होता है तो हम डिफ्रॉक्सामिन देते हैं, आयरन चेलेटिक एजेंट्स देते हैं, ठीक है। तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स में ये किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया मेजर में, क्योंकि आपने ट्रांसफ्यूजन तो करनी करनी होती है ना, तो आयरन। अच्छा, सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया का मैं पूछ रही थी कि उसमें क्या होता है? भी उसमें या नॉर्मल होता है या डिक्रीज होता है। जी। और फेरेटिन हमारे पास उसमें टीआईबीसी उसमें या नॉर्मल होता है या डिक्रीज होता है, और आयरन हमारे पास इंक्रीज होता है उसमें। ओके ओके, वेरी गुड। सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया में होता है। किसी ने ग्रुप में बेसोफिलिक स्टिफनिंग का भी शेयर किया था, तो मैंने कहा था कि वो शेयर करें। वेरी गुड, जिसने भी शेयर किया, ठीक है। मुझे नाम तो याद नहीं मैंने किसको कहा था, और डबल ए को भी मैंने कोई एक असाइनमेंट दी थी, अगर डबल ए है हमारे साथ आज, शायद नहीं। अच्छा, तो उसमें ये है कि जो बेसोफिलिक स्टिफनिंग है ना, वो लेड पॉइजनिंग के अंदर भी आती है और सिट्रोप्लास्टिक एनीमियाज में भी आती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी बेसोफिलिक स्टिफनिंग का भी पूछे तो उसमें भी सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया और लेड पॉइजनिंग दोनों आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिट्रोप्लास्टिक का पूछेगा तो वो फिर इसी तरह ही जो भी ने बताया कि टीआईबीसी जो है वो उसमें डिक्रीज होगी या नॉर्मल, और आयरन ज्यादा होगा और फेरेटिन जो है वो नॉर्मल होगी, तो वो उस तरह की ऑप्शन साथ में दे सकते हैं, ठीक है। 137 द चाइल्ड इज pricked by the large bore needle and cause of excessive bleeding is what? तो हीमोफीलिया। तो ये याद रखना कि बच्चों में, लड़कों में ज्यादातर, और अगर सिर्फ ये चाइल्ड एक लिखा हो, लार्ज बॉडी नीडल लिखा हो, सर्कमसिजन लिखा हो, तो ये सारे हीमोफीलिया के साथ होते हैं ज्यादातर, ठीक है। लाइट पॉइजनिंग और सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया दोनों के अंदर बेसोफिलिक स्टिफनिंग होती है। 138 a soldier presents with a 3 month history of fever, easy fatigability. On examination, hepatosplenomegaly and lymphadenopathy is present. Lab reveals anemia, history of bitten by the fly. तो जब भी फ्लाई के साथ अनीमिया की हिस्ट्री आएगी, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली और लिम्फेडिनोपैथी, तो ये लिशमेनियाज होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि फ्लेरियसिस जो है वो मलेरिया कॉज करता है, उसके अंदर ये नहीं होता। सीएमएल इज नॉट कॉज्ड बाय द बाइटन बाय द फ्लाई ना। तो लिशमेनियाज होते हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है लिम्फेडिनोपैथी भी और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, एंड दैट इज बाय द फ्लाई, ठीक है। अच्छा, 139 a pregnant lady come to you for antenatal checkup having the risk of preterm delivery and having the low serum ferritin, which deficiency is? तो आयरन।
ये अभी हमने कल भी पढ़ा था, जब एंटीनेटल विजिट में उसके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, हाँ आयरन, तो उसमें जो है वो आयरन होगा। अब आगे आएगा एक एमसीक्यू विटामिन के डेफिशिएंसी का भी, तो उसमें वहां पे डिस्कस करेंगे। 140 रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेमोसिडरोसिस। 141 विटामिन के अफेक्ट विच फैक्टर, तो विटामिन के अंदर कौन से होते हैं, 2, 7, 9 एंड 10। और अगर यहाँ पे लिखा हो कि प्रोटीन भी लिखी हो C और S, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, प्रोटीन C, फिर प्रोटीन S, फिर उसके बाद जो है वो 2, 7, 9, 10, 7, 9, 10, ठीक है, इस तरह आता है। तो इसलिए ये याद रखना है कि प्रोटीन C और S की अगर लिखा होगा तो हम उसको हमेशा प्रेफर करेंगे ओवर एनीथिंग एल्स, ठीक है। 142, a young female taking analgesics for backache presented with a gum bleeding, epistaxis, fever 101, mild jaundice, hepatosplenomegaly, HB9, TLC 7000, neutropenia, thrombocytopenia, on smear immature cells. What is the diagnosis? तो याद रखना है कि जब भी कभी लिखा है कि एनाल्जेसिक्स के बाद ये सब कुछ हो रहा है, या लिखा है कि उसकी सर्जरी हुई थी और उसको कोई ड्रग्स दी है नॉर्मली तो उसके बाद हो रहा है, तो वो ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, उसमें फिर आपने डिजीज की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो ये बेशक वो पूरी बात कर रहा है, नीचे के गम ब्लीडिंग भी हो गई है, फीवर भी हो गया, जॉन्डिस भी हो गया, सारी बातें हो गई, लेकिन उसने ऊपर ऑलरेडी टाइप कर दिया है कि टेकिंग एनाल्जेसिक्स फॉर बैक एक ना, तो फिर आपने ड्रग इंड्यूस्ड करना, ठीक है। 143, फिशरमैन प्रेजेंट्स विद गम स्वेलिंग एंड पर्परा लाइकली कॉजेज व्हाट, विटामिन B12। तो याद रखना, जो फिशरमैन होते हैं जब उनमें गम स्वेलिंग या परपरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो वो विटामिन B12 की वजह से होता है, ठीक है। ठीक है, और अगर सिर्फ उसके अंदर बात की जाए कि इकाइमोसिस हो रही है और अनीमिया है और ब्लीडिंग है, इस तरह की बात अगर करने लग जाए तो विटामिन C डेफिशिएंसी होती है। तो ये दोनों चीजें आपने अच्छे से जो है वो स्टेटमेंट में पढ़ना है कि इज इट आस्किंग फॉर द ओनली। मैम जी जी। मैम इसमें तो ऑप्शन सी लगाया हुआ है ना, विटामिन सी की डेफिशिएंसी। अच्छा हाँ, विटामिन C, सॉरी। तो जब व्हेन इट्स आस्किंग, सॉरी ये मेरे से, अच्छा जो फिशरमैन है अगर वो गम स्वेलिंग और परपरा इकाइमोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा होगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, विटामिन C डेफिशिएंसी है। ये चीजें याद रखनी है आपने, गम स्वेलिंग, परपरा, इकाइमोसिस, ठीक है, और ब्लीडिंग के अंदर। लेकिन अगर मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, वो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया की बात करेगा तो वो उसके अंदर विटामिन B12 की बात करेगा, और डाइफेलोबोरियम लैटम की वजह से होता है, ठीक है, फिशरमैन्स में। तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया में सिर्फ B12 की बात करेगा, और परपरा, गम स्वेलिंग, काइमोसिस वगैरह की बात करेगा तो C की बात करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है 144, फीमेल हैंड कट विद द नाइफ डजंट हील प्रॉपरली सिंस लास्ट 2 weeks, wound is clean but presented with the fever, HP5, RBS 130, and what is the probable cause? तो ये अनीमिया है उसको, ठीक है। जब HB लो होगा और wound क्लीन होगा, अनीमिया, तो अनीमिया की तरफ हम ज्यादा जाएंगे कि इन्फेक्शन की बात हम कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि HB उसकी 5 है, तो हम फीवर को इतना नहीं गौर करेंगे, यहाँ पे HP5 उसमें दी हुई है तो हम एनीमिया की तरफ बात करेंगे। 145, रिगार्डिंग द प्लेटलेट व्हाट इज अकाउंट इंक्रीज आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। तो आपको पता है कि जब भी स्प्लीनेक्टमी होती है तो उसके बाद एक तो प्लेटलेट काउंट इंक्रीज करता है, हाफ लाइफ क्योंकि उनकी 4 to 5 days होती है। दूसरा, स्प्लीनेक्टमी के बाद कौन सी बॉडीज हमें मिलती हैं? ऑल जॉली बॉडीज। हाँ जी, बॉडीज जो हैं वो हमें मिलती हैं आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। 146, रिपीट है, परनीशियस एनीमिया का ही पूछा हुआ है। 147 भी रिपीट है। अच्छा, अब जो आगे हैं इसके बाद है MCQ नंबर 153। ये पीछे जितने भी बीच में मैंने छोड़े हैं ये रिपीट है। अच्छा, जो MCQ नंबर 153 है वो क्या कह रहा है कि पेशेंट हैविंग पॉलीसाइथेमिया विद फेशियल कंजेशन एंड स्प्लीनोमेगाली लाइकली रीजन दिस पेशेंट इज वर्स। तो याद रखना है कि पॉलीसाइथेमिया, रूबरा वगैरह में क्या होता है, एरिथ्रोपोएटिन जो होता है वो कम होता है, लेकिन जो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है उसमें एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है, सेकेंडरीज में और बाकी सब में क्या होता है, एरिथ्रोपोएटिन को ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है, एग्जैक्टली। तो
जो भी पॉलीसाइथीमिया का केस आप देखेंगे उसके अंदर क्या होगा, आरबीसी मास तो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो पॉलीसाइथीमिया में हमेशा याद रखना है कि आरबीसी मास, ठीक है। 144 के अंदर डॉक्टर नीला वो ये कह रहा है कि उसके अंदर उसको हील प्रॉपरली नहीं कर रहा, एंड सिंस लास्ट 2 वीक्स वुंड इज क्लीन बट प्रेजेंटेड विद अ फीवर। देखिए वुंड तो क्लीन है ना, वुंड में कोई इन्फेक्शन नहीं है, और दूसरा वो हील भी नहीं प्रॉपरली कर रहा क्योंकि उसकी एचबी कम है, वो अनीमिक है। ठीक है, और एचबी भी उसकी 5 पे पहुंची हुई है, लेकिन वुंड क्लीन है। अगर वुंड इन्फेक्टेड हो जाता तो फिर हम इन्फेक्शन की तरफ चले जाते ना। ठीक है, ओके। अच्छा, 154 पे हैं हम। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ G6PD? तो सेल्फ लिमिटिंग हेमोलिसिस, और क्या होता है, इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। ठीक है, नहीं वूंड के साथ आप देखिए ना कि वूंड की हीलिंग नहीं ना हो रही। फीवर तो मेंशन है, ठीक है, लेकिन फीवर उसको मेंशन है, साथ में एचबी उसकी 5 है। ठीक है, लो, बहुत ज्यादा लो एचबी और वूंड क्लीन है, इसलिए हम इन्फेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज, सीपीएस भी ऐसे ही कंफ्यूज करता है मल्टीपल एमसीक्यूज में। आप देखें कि वुंड क्लीन के साथ उसने फीवर भी लिख दिया और उसने साथ में एचबी भी 5 लिख दिया। अगर वुंड इन्फेक्टेड होता, मेन बात तो वुंड की ही वो कर रहा है ना कि उसको कट लगा था, अगर वुंड इन्फेक्टेड होता तो हम मानते कि इन्फेक्शन की वजह से फीवर है। वो ये होता कि अगर वुंड इन्फेक्टेड होता ना, अगर वुंड, क्योंकि बात ही उसने यही की है कि उसके हाथ पे कट लगा है, बात ही वो कट की कर रहा है ना, तो कोई और बात कर ही नहीं रहा। ठीक है, उसने कहा है कि सिनेरियो ही वो ये बता रहा है कि कट लगा है। अगर वुंड की बात वो कह रहा है कि वुंड तो क्लीन है, तो फिर उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन अगर वुंड ही यहाँ पे इन्फेक्टेड कर देता तो फिर इन्फेक्शन आ जाती, क्योंकि बात ही वो सिनेरियो इस बात की कर रहा है कि उसके हाथ पे कट लगा, उसके बाद से वो ही हील नहीं हो। ठीक है, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो भी हील नहीं हो रहा। ठीक है, समझ आ गई है? हाँ, इट डिपेंड्स कि ना वूंड की क्या सिचुएशन है। ठीक है ना, अब ये फीवर, इसमें उसने बात ही ये, मैं फिर से वही बात एक कर रही हूँ कि उसने बात ही यही की है कि वो हैंड उस पे कट लगा और उसके बाद उसने हील प्रॉपरली नहीं हो रहा और वूंड क्लीन है लेकिन फीवर भी है। ठीक है, तो क्लीन वूंड के साथ अगर क्वेश्चन आएगा तो बस आप ये याद रखें कि उसके अंदर हम एनीमिया के साथ करेंगे और HB5 होगी। हो सकता है कि उसमें कोई और इन्फेक्शन का कॉज बताया हो, क्लीन भी हो लेकिन साथ में एनीमिया की बात ना की हो। जी, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपने गौर से देखना है कि इसके अंदर वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, कि वो वूंड क्लीन के साथ और बात ही क्योंकि उसकी कर रहा था, तो फिर उसमें इन्फेक्शन नहीं। ठीक है, फीवर उसको और किसी वजह से भी हो सकता है पेन की वजह से फीवर हो गया हो। ठीक है, पेन मीडिएटर्स के साथ, पेन के साथ भी तो रिलेशन है ना फीवर का, तो हो सकता है उसकी वजह से उसको हो गया। ठीक है, तो इन्फेक्शन की बात भी करा। अच्छा, 154, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ G6PD? तो G6PD इज सेल्फ लिमिटिंग हेमोलिसिस, दूसरा एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, और तीसरा एसोसिएटेड विद फेविज्म। 3 MCQs हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। फिर उसके बाद 162, विच फैक्टर एक्टिवेट्स आफ्टर एक्सटर्नल इंजरी? तो फैक्टर 7 ये याद रखना है कि इंट्रिंसिक पाथवे में, एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने कल कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे? कोई बताएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर्स कौन से पढ़े थे? 3, 7, 10, 5। हाँ, 1 2 5 7 एंड 10। 1 2 5 7 एंड 10। 1 2 5 का मतलब मैंने बताया था, 1 2 5, 2 5 इज 7 और फिर 10। ठीक है, 1 2 5 7 एंड 10, तो उसके अंदर फिर ये फैक्टर 7 आ जाएगा जो एक्टिवेट होगा एक्सटर्नल इंजरी के बाद। G6PD में सेल्फ लिमिटिंग एसोसिएटेड विद फेविज्म, फेविज्म। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है 163, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट आयरन एंड डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट इज द हीमोग्लोबिन A2। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन A2 के अंदर क्या है कि हमारे पास जो ट्रेट्स आती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन A2 होती है। नॉर्मल ब्लड्स में कौन सी हीमोग्लोबिन होती है?
नॉर्मल में हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन ए। यस। और ट्रेड्स में होती है हीमोग्लोबिन A2 ज्यादा। और जो मेजर्स होते हैं उनमें कौन सी होती है थैलेसीमिया मेजर में? हीमोग्लोबिन एफ। हीमोग्लोबिन है। एसोसिएशन विद फेविज्म। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 166 में देखें। पेज नंबर है 512। रिगार्डिंग हेरिडिटी सेफलोसाइटोसिस आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट। ठीक है, तो यही मल्टीपल टाइम क्वेश्चन, साइटोस्केलेटन डिफेक्ट, आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ये आते रहेंगे। थैलेसीमिया 167, थैलेसीमिया इन पाकिस्तान 5% है बस। 168 इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन वर्ड। तो बीटा थैलेसीमिया में इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है। अच्छा, अब एरिथ्रोपोइसिस के साथ कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। वो क्या है कि एरिथ्रोपोइसिस। मैम, जी। ये जो आपने लास्ट एमसीक्यू बताया रिगार्डिंग हेरिडिटी स्पीरोसाइटोसिस शेप, तो जी। यहाँ पर एक ऑप्शन आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, तो दूसरा आपने जो ऑप्शन बताया कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी भी जो है वो भी तो डिक्रीज है। दोनों ऑप्शन है, तो फिर हम प्रेफर क्या मेम्ब्रेन डिफेक्ट को करेंगे? नहीं वो, नहीं वो डिक्रीज नहीं होता। जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ठीक है, वो हम करते हैं। उसमें ये नहीं लिखेंगे कि वो डिक्रीज होगा। ठीक है, उसने क्या पूछा है कि रिगार्डिंग हेरिडिटरी सेफलोसाइटोसिस शेप में क्या होगा, आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट होगा। किसी जगह अगर टेस्ट का पूछा होगा तो उसमें हम बोलते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, और वो इंक्रीज के साथ भी होता है। ठीक है, सेल्स विल बी मोर फ्रेजाइल। हाँ, वेरी गुड डॉक्टर नसीमा। तो उसके अंदर वो टेस्ट के तौर पे पूछा जाता है। बाकी आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट हमारे पास एक ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिक्रीज नहीं होता। ठीक है डॉक्टर थैंक यू मिश्रा। मैम। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है मैम, कि जी। मैम जो 162 है उसमें उन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल इंजरी के बाद फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है। तो कल हमें डॉक्टर फराह ने पढ़ाया था कि पहले फैक्टर 3 एक्टिवेट होता है, टिश्यू रिलीज करता है, फैक्टर 3 को जो जाके फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है। तो उस लिहाज से इसका ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये ना जो कल मैंने भी आप लोगों को यही वैसे बताया था कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवेज होते हैं उसके अंदर हमने फैक्टर, टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 3 के साथ किया था। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि एक्टिवेट्स आफ्टर एक्सटर्नल इंजरी ना, तो उसके अंदर जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज की तकरीबन दोनों ही बातें करेगा। लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे को इसलिए वो मेनली इन्वॉल्व कर रहा है कि फिर वो साथ में जो है वो कह रहा है कि जब वो हो गई है एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है, उसके बाद की वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि कंफ्यूजन इस बात की है कि फैक्टर 3 जो है वो क्योंकि एक्टिवेट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए, तो उसमें टिश्यू फैक्टर ही होता है इन्वॉल्व। तो जब भी कभी इस तरह का एमसीक्यूज आए जिसमें वो पूछे कि एक्टिवेट्स आफ्टर एक्सटर्नल इंजरी, तो उसके अंदर आप फैक्टर 7 लगाएंगे। लेकिन अगर मेनली वो एक्सट्रिंसिक पाथवे की, हाँ, वो रिलीज होता है ना तो एक्टिवेट करता है फैक्टर 7 को। तो अगर मेनली एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें कि उसको कौन शुरू करेगा, तो उसके अंदर हम ये कर देंगे कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात करेंगे फैक्टर 3 की टिश्यू फैक्टर में। लेकिन अगर वो एक्टिवेशन की बात करेगा तो फिर हम फैक्टर 7 की बात करेंगे, क्योंकि 3 रिलीज होके 7 को एक्टिवेट कर रहा होता है। तो उसके अंदर फिर हम इस तरह बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एमसीक्यूज। लेकिन आपने गौर से पढ़ना है कि अगर एक्सटर्नल इंजरी के साथ लिखते हैं तो फिर उसमें फैक्टर 7 ही आपने लिखना है, क्योंकि उसमें मेनली एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है। मतलब मैम अगर आए कि विच फैक्टर इज रिलीज्ड आफ्टर एक्सटर्नल इंजरी तो हम फैक्टर 3 लगाएंगे, अगर एक्टिवेशन की बात आ रही है तो फैक्टर 7। हाँ जी। हालांकि बहुत जगहों पे इस तरह भी आता है कि फैक्टर 3 की ऑप्शन नहीं दी होती है एक्टिवेशन। और मतलब फैक्टर 3 की ऑप्शन एक्टिवेशन में, सॉरी, फैक्टर 3 की ऑप्शन दी भी होती है बहुत सारी जगहों पे, और उसमें फैक्टर 7 की नहीं दी होती, फिर हम उसको प्रेफर कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली आपने ये याद रखना है कि अगर इस तरह एक्सटर्नल इंजरी के एक्टिवेशन की बात करेंगे तो फिर फैक्टर 7 की बात करें। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद है एमसीक्यूज। हम किस पे थे? अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 168 को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एरिथ्रोपोइसिस को आपने याद रखना है कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए